के और कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। उन्होंने अपना संबोधन इस दौरान अभी थोड़ी देर पहले दिया और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत यहां पर किया गया। तो पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां कार्यक्रम में वे शिरकत कर रहे हैं। स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया और इसी के साथ कई कार्यकर्ता, कई नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो हरिद्वार से सीधी लाइव तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना संबोधन दिया है। तो हरिद्वार से लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में मौजूद है, जहां हरिद्वार में स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया, अपना संबोधन यहां पर दिया है। तो यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तस्वीर भेंट देकर उनका स्वागत किया गया है। तो हरिद्वार से तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। स्वरोजगार से रोजगार तक यहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हरिद्वार में स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं और कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार यहां पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित डालनवाला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण कर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। निरीक्षण के दौरान थानेदार के अनुपस्थित मिलने पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे तत्काल लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। थाने में अव्यवस्था और गंदगी देख सीएम धामी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जन सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की बात भी दोहराई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं महिला हेल्प डेस्क, एफआईआर रजिस्टर और ड्यूटी रजिस्टर की गहन जांच की और थाने पहुंचे शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत कर त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। ट्रैफिक अव्यवस्था पर भी नाराजगी जताते हुए विस्तृत जांच के आदेश यहां पर दिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और मौके पर एसएसपी देहरादून भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर दर्ज किया जाए। उत्तराखंड के सुदूर पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पोरा गांव निवासी दिव्या ज्योति बिजलवाण ने जलवायु परिवर्तन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जैसे अहम विषयों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्राजील के वेलम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस संबंध में दिव्या ज्योति आज पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल के साथ प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह एक सामान्य किसान परिवार से निकलकर वह वैश्विक मंच तक पहुंची और भारत की बात दुनिया के सामने रखी। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दिव्या की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र की बेटियां प्रदेश विधानसभा और देश का नाम रोशन कर रही हैं। दिव्या ने बताया कि इस पूरे सफर में विधायक का उन्हें पूरा सहयोग मिला, जिससे सम्मेलन में भाग लेना संभव हो सका। ये मेरी विधानसभा की पोरा गांव से उसने जो है ब्राजील के बेलम में और जो बदलती जलवायु परिवर्तन है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है और जो बेसिकली एनवायरमेंटल जो चेंजेज हो रहे हैं उस इश्यूज पे इन्होंने अपने वैश्विक लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसके लिए मैं
बेटी को तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन इनके सहयोग में हमारी उत्तराखंड की सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे द्वारा, क्योंकि परस्यू मैंने किया और मेरे एक छोटे से उनसे निवेदन पर, आग्रह पर बहन दिव्या ज्योति के लिए जो भी व्यवस्था करनी थी, चाहे इमिग्रेशन की हो, चाहे वीजा की हो, चाहे उनके पासपोर्ट की हो, जो भी पर्वतीय समुदाय की आवाज़ जो वैश्विक मंच तक मैं लेके गई, इससे मेरा ताल्लुक़ यही था कि जो कम्युनिटीज़ इतने सालों से पर्वतीय क्षेत्रों का, यहाँ के हरित कवर का जो संरक्षण कर रही हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे एक आवाज़ मिलनी चाहिए। और जैसे कि विधायक जी ने भी कहा कि दिस इज़ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक हमारी जिम्मेवारी है पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। और सबके माध्यम से ही, एक्चुअली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट करेगा या कोई लोग करेंगे, ये सबका एक सामूहिक जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी योजना किए जाने को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कड़ा विरोध जताया है। देहरादून में प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार भगवान राम का नाम लेकर महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजनाओं को समाप्त कर रही है, जबकि दुनिया में राम का सबसे बड़ा भक्त महात्मा गांधी से बड़ा कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं थी, बल्कि ग्राम स्वराज और गांव की सरकार का सपना थी, जिसके जरिए गांव अपने विकास का खाका तय करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वे गांधी की तस्वीर लेकर इस फैसले के खिलाफ अभियान चलाएंगे और इसे गांव, गरीब और मजदूर विरोधी कदम बताया। उन्होंने दुनिया में राम के गांधी से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ और भगवान रामचंद्र भक्त वत्सल रहे हैं, उन्होंने भक्त को आगे रखा है। आज भाजपा की सरकार जो है राम जी का नाम लेकर के उनके भक्त के नाम पर चलाई गई योजना को समाप्त कर रही है, और योजना ही समाप्त नहीं कर रही है, जो ग्राम सरकार का सपना था उस सपने को भी मार रही है, क्योंकि गांव की सरकार सीधे मनरेगा का बजट आता था, उसके जरिए अपना विकास निर्धारित करते थे। अब इन्होंने कह दिया नहीं, हम दिल्ली से करेंगे, हम दिल्ली से सब काम करेंगे। तो इन्होंने मनरेगा के अंदर जो रोजगार गारंटी योजना थी, इसको हम विश्व के मंच पर कहते थे कि हमारे देश के अंदर रोजगार की गारंटी की योजना है और कानूनी अधिकार है लोगों का, आज इन्होंने वो अधिकार भी छीन लिया। और अब रुड़की से खबर है, जहां रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी का अपहरण करने वाले शातिर अपराधी मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। टांडा भनेड़ा गांव निवासी मोहम्मद अब्बास, जो पिछले 1 साल से फरार चल रहा था और जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। कब्जे से नाबालिग किशोरी को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पहले आरोपी के परिजन उसे दुबई में होने का दावा कर पुलिस को भ्रमित कर रहे थे, लेकिन लगातार जांच और सूचना के बाद पुलिस को पता चला कि आरोपी मंगलोर लौट रहा है और इसी दौरान पुलिस ने जांच की और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। नाबालिग किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 के इनामी मोहम्मद अब्बास अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। देखिए, एक जघन्य अपराध 2024 में थाना मंगलौर में हुआ था। पोक्सो में एक 14 वर्षीय की बच्ची, जिसके परिजनों ने एक पे आरोप लगाया था, तो उसके साथ वो बंदा उसको भगा के ले गया था, ये पुष्टि हुई थी। तो करीब 1.25 साल से लगातार पुलिस उस अभियुक्त को पकड़ने की फिराक में थी और जो पीड़िता थी वो भी रिकवर नहीं हुई थी। तो लगातार दबिशें डालने के बाद, सुरागरची पताराशी जारी रखने के बाद फाइनली ये बात पता लगी थी कि वो व्यक्ति गुमनामी और नाम बदल के कहीं हैदराबाद में रह रहा है। तो हमारी टीम ने लगातार रेकी करी, तो फाइनली कल जो उसको भी ये भनक थी कि शायद पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तो अपहृता को लेकर के वहाँ से चल दिया था। जो अपहरण करने वाला व्यक्ति अब्बास जिसका नाम है, वो दोनों रिकवर हुए और पिछले 1 साल में लगातार कई बार प्रयास करने के बाद भी ये बंदा नहीं पकड़ा गया था। तो अभी हमारा 25,000 का इनामी भी था, तो एक अच्छी रिकवरी।
उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को अब ग्रीन सेस देना होगा। राज्य सरकार का यह फैसला अंतिम चरण में है और दिसंबर 2025 के अंत तक इसे लागू भी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में प्रवेश करते ही बाहरी राज्यों के वाहनों से एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस वसूला जाएगा। आरटीओ प्रतन अनीता चमोला ने बताया कि दिसंबर के अंत तक ग्रीन सेस की वसूली शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाली सभी श्रेणी की गाड़ियों से फास्टैग के जरिए ऑटोमेटिक शुल्क कटेगा और पूरी प्रक्रिया ANPR कैमरों की निगरानी में रहेगी। परिवहन विभाग ने वाहनों की श्रेणी के अनुसार सेस दरें तय की है। 4 पहिया वाहनों पर 80 रुपए, डिलीवरी वैन पर 250 रुपए, भारी वाहनों पर 120 रुपए प्रतिदिन और बसों पर 140 रुपए और ट्रकों से साइज के हिसाब से 140 से 700 रुपए तक ग्रीन सेस लिया जाएगा। इस व्यवस्था से सरकार को हर साल करीब 100 से 150 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। हाँ, अन्य राज्यों से आने वाले गाड़ियों के लिए ग्रीन सेस का हमने रूल अब लागू किया हुआ है और इसको ऑनलाइन ही फास्टैग के माध्यम से लिया जाना है। और फास्टैग के माध्यम से तो कटेगा, लेकिन जो फी आएगी वो हमारे ANPR कैमराज जो हमारे डिफरेंट लोकेशंस पर लगे हुए हैं परिवहन विभाग के, उनसे हम चालान भी करते हैं। उन्हीं के माध्यम से ही जो गाड़ियाँ आएंगी उनको रिकॉर्ड करके उनका ग्रीन सेस भी लिया जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना था। ये पूरी तरह से ऑनलाइन मीडियम है कि गाड़ी का जो होगा वो डेटा पूरा हमारे पास आएगा और ऑनलाइन माध्यम से कितना ग्रीन सेस लिया जाना चाहिए वो उसके फास्टैग से कट जाएगा। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था। सॉफ्टवेयर अभी तैयार हो भी गया है और इसका टेस्टिंग भी कर ली गई है और अभी अंतिम चरण में है, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक। उत्तराखंड में विंटर लाइन कार्निवल को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस क्रम में मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शहर की प्रकाश व्यवस्था, सफाई और शौचालयों के रखरखाव को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्निवल से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। मंत्री ने शहर के सार्वजनिक शौचालयों की खराब स्थिति पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि शीघ्र उन्हें मरम्मत किया जाए और बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से सुझाव भी मांगे और उन पर अमल करने की बात भी कही। इस अवसर पर विंटर लाइन कार्निवल के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। तो उत्तराखंड से खबर है जहां विंटर लाइन कार्निवल को लेकर बैठक आयोजित की गई और इस दौरान विंटर लाइन कार्निवल का पोस्टर का विमोचन किया गया। तो विंटर लाइन कार्निवल की समीक्षा बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों की बैठक ली है। सफाई, शौचालय और प्रकाश व्यवस्थाओं पर इस बैठक में जोर दिया गया। शौचालयों की दुर्दशा पर इस बैठक में नाराजगी जताई गई और शीघ्र मरम्मत के आदेश दिए गए। तो विंटर कार्निवल शुरू होने से पहले सभी तैयारियां की जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। विकास नगर के बादामावाला क्षेत्र में रहने वाले एक नामी अधिवक्ता के बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। 20 वर्षीय युवक अंश गुप्ता ने अपने पिता के लाइसेंस रिवॉल्वर से सिर में गोली मारी। घटना उस समय की है जब अंश गुप्ता दोपहर करीब 3 बजे कॉलेज से घर लौट रहा था। परिजनों के अनुसार वह पहले अपने पिता के कमरे में गया और फिर अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद कमरे से गोली चलने की आवाज सुनकर मां और बहन मौके पर पहुंची, जहां अंश खून से लथपथ हालत में पड़ा था। उसके सिर में गोली लगी थी और पास से ही लाइसेंस से रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। परिजन आनन फानन में अंश को जिला अस्पताल विकासनगर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर उसे रेफर कर दिया। धूलकोट स्थित ग्राफिक एरा अस्पताल में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और SFL की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। और अब उत्तराखंड से खबर है जहां आस्था, संस्कृति और लोक परंपराओं के संगम बने कांडा में 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा और रंगारंग झांकियों के साथ हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं सिर पर कलश लेकर नगर भ्रमण पर निकली। वहीं ढोल दमाऊं की गूंज से पूरा क्षेत्र उत्सवमय हो गया। झांकियों में स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि लोक देवताओं, सांस्कृतिक विरासत और
पहाड़ी जीवन शैली को दर्शाती झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। महोत्सव के दौरान लोक नृत्य, पारंपरिक गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहेगी। शुभारंभ अवसर पर स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया और बागेश्वर विधायक पार्वती दास ने दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। कलश यात्रा और रंगारंग झांकियों के साथ इसका शुभारंभ हुआ है। ढोल दमाओं की गूंज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा है। स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक दलों की आकर्षक प्रस्तुति यहां पर देखने को मिली है। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए शुक्रवार सुबह से बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही धामी सरकार के निर्देशों के तहत की जा रही है और जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस जारी कर चेतावनी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी साफ कहा कि हरिद्वार में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। 1 किलोमीटर लंबाई में एक हेक्टेयर के आसपास भूमि है, जिस पर जो है अतिक्रमण मुख्य रूप से अस्थायी टेम्परेरी अतिक्रमण किया गया है। इन लोगों को हमने नोटिस दिया और यहाँ पर चेतावनी भी प्रसारित कराई गई। लोग स्वयं से अपना अतिक्रमण हटा लें। कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण हटाए भी गए, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाए गए। जिनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे उनको आज जो है प्रशासन के सहयोग से हटाया जा रहा है। लगातार ये हमारे द्वारा 0.9 हेक्टेयर परमानेंट अतिक्रमण को हटा दिया गया है और टेम्परेरी अतिक्रमण को हटाने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये सिंचाई विभाग के लैंड पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ था लोगों ने, इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे सिंचाई विभाग की तरफ से और आज ये प्रशासन और पुलिस के सहयोग से एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। देखिए, जो आपको जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों पर जिले में पूरा व्यापक सफाई अभियान भी चल रहा है और इसी की कड़ी में जो हमारा एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है वो भी चल रही है और जहाँ भी सरकारी जमीनों पर एनक्रोचमेंट हुए हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह ये ड्राइव के रूप में इसे हटाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। स्वच्छ आबो हवा के लिए पहचानी जाने वाली देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 के पार पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार को AQI 299 दर्ज किया गया, जबकि PM 2.5 का स्तर 119.83 और PM 10 का स्तर 134.11 रहा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में भी देहरादून का AQI 294 दर्ज किया गया है। पर्यावरण विद डॉक्टर विजय श्रीधर के अनुसार मौसम में बदलाव और हवा की स्थिरता के कारण फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ रहा है, जिससे देहरादून की हवा 200 से 300 AQI की बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। उन्होंने बताया कि बारिश न होना, बढ़ता ट्रैफिक, बेवजह चलाए जा रहे अलाव और कूड़ा जलाना भी प्रदूषण बढ़ने के बड़े कारण है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक CS तोमर के अनुसार बारिश या तेज हवाओं से AQI में सुधार हो सकता है, लेकिन अगले 1-2 दिनों में इसकी संभावना कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में देहरादून की आबो हवा और बिगड़ने की आशंका यहां पर जताई गई है। और अब देहरादून से खबर है, जहां प्राइमस नाम के एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि युवक का पथरी का ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन डॉक्टर KK टमटा की लापरवाही के चलते उसकी यहां पर मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल को रोनेवेशन भेजा गया। परिजनों ने अस्पताल को सील करने, दोषी डॉक्टर को कड़ी सजा देने और मृतक की गर्भवती पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो देहरादून से खबर है, जहां निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। ये डॉक्टर टमटा जी हमें गुमराह करके ले गए प्राइमेक्स हॉस्पिटल में, वहाँ इन्होंने सर्जरी करी और उसके बाद ये सर्जरी छोड़ के बीच में से चले गए। इन्होंने बोल दिया कि पेशेंट को अटैक पड़ चुका है और हमें ये भी बीच में बोल के गए कि आप ब्लड का इंतजाम करो, और ये बोल के बाहर निकल गए।
लगभग कितने बजे की बात है ये? 2:30 बजे की। तो क्या उनको पथरी का जो दर्द उठा था, आप डायरेक्ट पहले उसी अस्पताल में गए या नहीं, पहले हम उसमें गए थे, ये कामली रोड पे हॉस्पिटल प्रेम सुध में, वहाँ ले गए थे। उसके बाद फिर हम दून गए थे, दून में के बाद फिर हम वहाँ गए। घंटा द्वारा दारू पी के ऑपरेशन किया जा रहा है। और जब मेरे रिश्तेदारों ने पूछा कि भाई जब वो बाहर आए ओटी से कि भाई साहब क्या हुआ डॉक्टर साहब, तो वो मुंह पे सिगरेट लगाते हैं और नशे की धुन में जाकर कि मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जब हमारा भाई इकलौता लड़का, मेरा चाचा का इकलौता लड़का, उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, 1 महीने बाद डिलीवरी, आप समझ सकते हैं कि देहरादून में किस तरीके का रैकेट चल रहा है कि आप दून अस्पताल से बाहर से पेशेंट को ले जा रहे हैं और एक सीधा साधा पेशेंट का आपने मार दिया। और आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं मौके पर, पोस्टमार्टम आप समझ रहे हैं, सुबह 11 बजे से हमारे परिजन हजारों की तादाद में यहाँ हैं और अभी तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। आप समझ सकते हैं किस तरीके